आज डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के बीच एक बहुत लंबी अंतराल के पश्चात देखिए पुनः एक हम शॉर्ट वीडियो क्लिप देने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही एनर्जेटिक, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज कूलम्बियन फोर्स। इसका यूटिलाइजेशन फिजिक्स के भिन्न भिन्न समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में या उन प्रॉब्लम्स को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट है। अतः आप लोगों को मेरा सुझाव है कि इसको बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से थोड़ा सा सुनिए, समझिए। और दूसरी बात यहाँ यह है कि जब भी कभी वीडियो आप लोग देखिए तो सीधे सीधे क्लासरूम में जैसे बैठते हैं उस रूप में इसको देखिए और कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको लिखिए और उस पर वर्क कीजिए, तब जाकर के बेहतर आपको समझ में आएगा और उसकी बेनिफिट आपको प्राप्त हो पाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात जहां आती है, इसके बारे में स्पष्ट यह गाइडलाइन डेवलप किया गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज स्टैंडिंग मोड में होते हैं अर्थात स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में स्थित चार्ज के बीच एक आकर्षण या विकर्षण का बल कार्य करता है, जिस बल का नाम रखा गया विद्युत बल। ध्यान से सुना जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज which is in a standing mode creates force of attraction or repulsion between them. Such type of force is called electric force. In other words, दूसरे सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश जब स्थिर अवस्था में होते हैं तो उन स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण का या विकर्षण का बल कार्य करता है। मकसद यह हुआ कि दो आवेश जब स्थिर है तो एक आवेश दूसरे आवेश को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ठीक उसी तरह से दूसरा आवेश भी इस पहले आवेश को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अर्थात ये बल जो होते हैं स्थिर आवेशों के बीच का एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। इसलिए इसको डिफाइन करने में अगर हम म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म को ही इन्वॉल्व करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः हम इसका डेफिनेशन अगर देने का प्रयास करते हैं तो बहुत पहले से हम कहते आ रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ अगर इसको डिफिनीशन दूसरे सेंटेंस में देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दैट म्यूचुअल इंटरैक्शन, केयर किया जाए, दैट म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन स्टैटिक चार्जेज by virtue of which they attract or repel to each other called इलेक्ट्रिक फोर्स। अर्थात स्थिर आवेशों के बीच वह पारस्परिक आंतरिक क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके कारण दोनों एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स जनरेट करते हैं को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिखा जाए, दैट म्यूचुअल इंटरैक्शन between static charges, that mutual interaction between static charges by virtue of which they
attracts or repel to each other called इलेक्ट्रिक फोर्स। केयर करने की जरूरत है, दैट म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस के बीच का वह म्यूचुअल इंटरेक्शन, वह पारस्परिक अंतर क्रिया, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण दे अट्रैक्ट, वे आकर्षित करते हैं, और रिपेल टू ईच अदर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट मीन्स यह इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दोनों आवेशों के बीच कार्य करता है। बीच का मतलब कि दो आवेश हो गए और उसके कहीं बीच में नहीं, एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो दूसरा चार्ज भी उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज रिपेल करेगा। इसीलिए कहा गया कि यह जो फोर्स है यह एक्शन रिएक्शन पेयर है। मकसद ये हुआ कि एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा चार्ज भी उसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखा जाए, सवाल यहाँ यह है कि जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टैंडिंग मोड में होते हैं, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिए, स्टैंडिंग मोड नॉट डायनेमिक मोड, मीन्स मोशन में वे चार्ज नहीं होंगे। जब वे दो चार्ज स्टेशनरी होते हैं या स्टैटिक होते हैं तब उनके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का इंटरेक्शन क्रिएट करता है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स का कुछ अपना बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो चार्ज है, ये जो फोर्स है, यह फोर्स जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन है, अर्थात दोनों पर कार्य करता है, एक दूसरे पर लगाता है। दैट मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। दूसरी बात, ये फोर्स जो होते हैं दोनों चार्ज के बीच तब लगते हैं जब दोनों चार्ज स्टेशनरी होता है। तीसरी बात, ये फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है। दैट मीन्स यह फोर्स किसी दूसरे चार्ज के पोजीशन की ओर सेंट्रलाइज होता है और उस दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है, दैट मीन्स लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस के अलोंग यह डायरेक्टेड होता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहा गया। नेक्स्ट मैटर इसका आता है, इसका प्रॉपर्टीज, कि यह जो फोर्स जो होता है क्या होता है भाई, तो यह फोर्स उन चार्जों के बीच का जो बल होता है दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है। अर्थात किसी दो स्टेशनरी चार्ज के बीच अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दूसरे मतलब तीसरा कोई चार्ज वहां आ जाए तो उससे प्रभावित होने वाला नहीं होता है। इसलिए इसको टू बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है। इसलिए अब सवाल यहाँ यह उठता है कि यह फोर्स कितना होगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी। इसका इवैल्यूएशन करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो कूलम्ब्स के द्वारा डेवलप किए गए उस लॉ पर कंसीडर करते हैं जिसको कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। तो पहली बात यहाँ आती है कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे कूलम्ब्स लॉ पर। और कूलम्ब्स लॉ का इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि कूलम्ब्स लॉ वैसे स्टैटिक चार्ज के बीच की फोर्स को इवैल्यूएट करता है जो चार्ज पॉइंट चार्ज होते हैं, अर्थात पॉइंट स्टेशनरी चार्ज के बीच लगते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अर्थात वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में कूलम्ब साहब ने एक मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप किए, जिस फार्मूला को हम कूलम्ब्स लॉ या कूलम्बियन फार्मूला कहते हैं।
चूंकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स के लॉ के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इस फोर्स को कूलम्बियन फोर्स भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखा जाए, इसके लिए थोड़ा सा कंसीडर कीजिए कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है, मार्क किया जाए यह एक स्टेशनरी चार्ज है जिस चार्ज का साइज अर्थात इस चार्ज बॉडी का साइज इसके कंसीडरिंग पॉइंट जहां इसके इफेक्टेड पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं, मींस इस चार्ज का प्रभाव जिस बिंदु पर हम कंसीडर करते हैं उस पॉइंट का जो सेपरेशन है अगर बहुत अधिक है तो इस बॉडी का नाम रखा गया पॉइंट चार्ज। पीछे हम लोग क्लास में चर्चा किए हैं। तो एक दूसरा चार्ज है जो Q2 है। अब सवाल यह उठता है कि दोनों चार्ज का एक Q1 है और यहां Q2 है, इस दोनों चार्ज का जो सेपरेशन है R है, मीन्स Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पर स्टैंड कर रहे हैं अर्थात स्थिर है, और इन दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मामला यहां यह बनता है कि इस दोनों चार्ज के बीच जो ही हम देखिए बोलते हैं कि दोनों चार्ज के बीच, तो आपके दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, सीधी बात, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ध्यान समझने की जरूरत है। कहने का मकसद दोनों चार्ज, ये चार्ज इसको कितना बल से अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, अदरवाइज ये चार्ज इसको कितना बल से अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, उस दोनों बल को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू एक समान आएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच जो बल लग रहा है उस बल का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए कूलम्ब साहब कहते हैं कि ये दोनों चार्ज के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा अर्थात ए फोर्स क्या होगा भाई, तो इसके द्वारा इस पर बल या इसके द्वारा इस पर बल, ये इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स between two static point charges. Hear it. Electric force between two static point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges. Number one. Inversely proportional to the square of separation between them. एंड तीसरी बात कूलम्ब साहब बोले कि फोर्स बिटवीन देम डायरेक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये तीन बात केयर किया जाए। नंबर एक, फोर्स बिटवीन देम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। नंबर दो, फोर्स बिटवीन देम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। नंबर तीन, इट डायरेक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस। ये तीन बात आप केयर कीजिए, ये बोले हैं कूलम्ब साहब। द फोर्स बिटवीन देम इस प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फोर्स बिटवीन देम सेपरेशन का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ये लाइन ज्वाइनिंग की बात जो आएगी इस फोर्स के डायरेक्शन को डिसाइड करने में हेल्प करेगा, और ये दोनों जो बात है इसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड करने में हमको हेल्प करता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
दोनों होता है, इसलिए बारी बारी से दोनों पहलू पर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्लियर आउट किया जाए कि अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज जो लिए हैं, एक कंडीशन एक इसमें और आता है कि दोनों पॉइंट चार्ज जो लिए हैं, इन पॉइंट चार्ज के जो बीच का मीडियम है उसको आप फिक्स्ड रखिए, दैट मीन्स उस मीडियम को चेंज मत कीजिए। तो उस स्थिति में ये फोर्स जो होते हैं इस दो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पीछे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हुए हैं, न्यूटन्स का फॉर्मूला, तो वहां पर दोनों मास के बीच का जो फोर्स होता है वह डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट पर और आर स्क्वायर के इनवर्स पर, लेकिन नेचर ऑफ मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में यह देखा गया कि दोनों चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसके प्रोडक्ट और सेपरेशन पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ इनके बीच का जो मीडियम होगा, मीडियम माध्यम, उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। यानी इन दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम है अर्थात माध्यम है, उसका नेचर भी इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को की तो घटाता है नहीं तो बढ़ाता है। आगे देखा जाए वो क्या है उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ ध्यान दिया जाए कि अतः फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का प्रोडक्ट एंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द 1/r²। इसलिए इसका कंपाइल फॉर्म जब करेंगे तो ये ऐसे हो जाता है। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इस बात की जानकारी है कि ज्यों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हम हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, और इसका वैल्यू हो जाता है इतना। अब सवाल यहाँ यह है, इसी को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। इसी को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ या कूलम्बियन फॉर्मूला। अब सवाल यहां यह उठता है कि ये जो के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसके बारे में लिखा गया इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेज। It depends on the nature of medium between the charges, between the charges। आवेशों के बीच के माध्यम के प्रकृति पर यह डिपेंड करता है कि, और इसके पर हम लोग पहले चर्चा करने के पहले डायरेक्ट दिमाग में रखते हैं कि अगर एयर नाम का कोई मीडियम हो दो चार्ज के बीच, फॉर एयर, तो सीधी सी बात है के का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। कैसे होगा आगे क्लियर करेंगे। इसलिए फोर्स इन एयर जो होगा इसको F0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बारे में सीधा लिखते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसको सीधा ऐसे देखें, मेरा सुझाव है इसको अभी दिमाग में आप डायरेक्ट रखिए। एयर में सीधा कांस्टेंट इतना लेते हैं, कांस्टेंट पर अलग से चर्चा करेंगे।
इसका पूरा हम इसके रहस्य को पूरा डिस्क्लोज करेंगे अलग टॉपिक में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा एक टॉपिक है, सीधी सीधी बात दिमाग में रख लो। ये फोर्स दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। जब मीडियम फिक्स्ड रहे, मीन्स मीडियम को बदले नहीं। चलिए, अब देखिए एक मामला यहां बनता है। एफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है भाई? तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां कांस्टेंट के की बात होती है। देखिए, सिंस K इज इक्वल टू 1 बाय, एक नया सिंबल आ गया, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसका नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखो, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, लेकिन यह सिंबल जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। विद्युतशीलता किसका? तो माध्यम का। किस माध्यम का? तो जो माध्यम दोनों चार्जों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, उस इंटरवेनिंग मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो स्पष्ट बात है कि देखा जाए कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एक्चुअली में क्या है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि किसी भी मीडियम का एक ऐसा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से उस मीडियम में इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं, तो उन चार्जों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस कर जाता है, मीन्स कम हो जाता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया परमिटिविटी। थोड़ा सा यहां देखिए जाए, ये परमिटिविटी क्या है? दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, या दूसरा एक टर्म लगा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ intervening medium of two static point charges by virtue of which force between them is decreased in comparison of air, called
इलेक्ट्रिक permittivity, that physical property or characteristic of intervening medium of two static charges, two static point charges, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम का वह भौतिक गुण by virtue of which, जिसके कारण by virtue of which force between them is decreased in comparison of air called electric permittivity. हवा की तुलना में यह बल कम हो जाता है. मीन्स एयर में अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच एयर को अगर रखा जाता है तो उन्हीं चार्जों के बीच उतना ही डिस्टेंस पर फोर्स सबसे महत्तम होता है. स्पष्ट बात है. और किसी दूसरे माध्यम को रखते हैं तो वह फोर्स घट जाता है. उतना ही चार्ज उतना ही दूरी पर रखा जाता है. हवा न रख करके पानी को रख दिया जाए, चाहे दूसरे किसी माध्यम को रख दिया जाए, तो उसके वजह से ये फोर्स कम पड़ जाते हैं. तो माध्यम का वह भौतिक गुण जिसके वजह से हवा की तुलना में उसके बीच चार्जों के बीच के बल को कम कर दिया जाता है या माध्यम के द्वारा घटा दिया जाता है, तो उसी गुण का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. पूरा ध्यान देने की जरूरत है. किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता उस माध्यम का वह भौतिक गुण है जिसके कारण दिए गए दो बिंदु आवेशों के बीच का विद्युत बल हवा के सापेक्ष कम हो जाता है. हवा के सापेक्ष कम हो जाता है, उसे विद्युतशीलता कहते हैं. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये विद्युतशीलता पर इन्वर्सली डिपेंड करता है. इसीलिए हमारे इस फॉर्मूला में जो K लिया गया है इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लगाया गया. ऐसे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये परमिटिविटी है, ये कांस्टेंट K है. हाँ जी. तो इसकी बात यहां आती है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि भाई देखो, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये किसी भी मीडियम का अपना ओन परमिटिविटी वैल्यू है. मींस इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं. एब्सोल्यूट अब जैसे देखो, किसी मीडियम का जो भी परमिटिविटी है उसका कंपैरिजन हम करते हैं एयर के परमिटिविटी से. तो एयर या वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं. दैट मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम ऑफ मीडियम. मीडियम का सेंस है एयर के बाद जो भी माध्यम हो उस माध्यम को लेते हैं. अब केयर किया जाए, और यहां एक आता है रिलेटिव परमिटिविटी. ऑफ मीडियम. एंड ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम होता है ये एयर के परमिटिविटी एब्सोल्यूट और इसका प्रोडक्ट होता है रिलेटिव परमिटिविटी का. इसीलिए ये जो होता है इसको ऐसे भी हम लिखते हैं. दैट मीन्स ये रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी
एयर का रेशियो होता है। ये केयर करने की जरूरत है। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज मीन्स रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी of that medium to the absolute permittivity of the air medium. It means किसी भी मीडियम का रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उस माध्यम के एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और एयर के एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो होता है। स्पष्ट यहां सोचने की जरूरत है। दैट मीन्स किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है एयर के एब्सोल्यूट परमिटिविटी से जब डिवाइड होगा तो इस डिवाइड के फलस्वरूप जो रिजल्ट मिलता है उसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। मीन्स वह मीडियम जिसका एब्सोल्यूट लिए है। एग्जाम्पल में समझो, अगर आपने वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी लेना चाहते हैं तो वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वहाँ वाटर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी रख दो और हवा का एब्सोल्यूट परमिटिविटी रख दो। अब इसमें इसका भाग दीजिए तो भागफल जो बनता, अगर यह उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है तो कितना है भाई, तो एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। बहुत अच्छी बात। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे सीधा। अब अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या देखे हैं, द फोर्स बिटवीन द गिवन मीडियम, इसको हम मीडियम शब्द से यूज करते हैं। कितना है, तो के का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, तो के का वैल्यू लिए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन। मीन्स एप्सिलॉन क्या है, तो जिस मीडियम को हम दोनों चार्ज के बीच रखे हैं उस चार्ज का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और इसका वैल्यू तो 4 पाई 10 का 10, लेकिन एप्सिलॉन का वैल्यू इतना होता है, इतना। तो यहां ऐसे भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो एफ मीडियम के लिए अगर हम करते हैं तो भाई जी के का वैल्यू इतना हम प्लेस कर देंगे यहां, तो इसलिए मेरा फॉर्मूला यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 अपॉन R²। और इसमें केयर करने की जरूरत है कि इसको थोड़ा सा ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एफ मीडियम दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² को यहां हम 1 एप्सिलॉन आर ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 करते हैं। ये किसी भी मीडियम में एयर के बाद अगर दो चार्ज Q1 Q2 को R सेपरेशन पर रखे हैं तो वहां बल इतना लगेगा। इसी का वैल्यू हम लोग जब सॉर्ट आउट किए हैं तो आता है 9 × 10⁹ जो पीछे लिखा हुआ है। अब देखो यहां बात आती है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एयर मीडियम, एयर में 2 पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो एफ एयर क्या करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ एप्सिलॉन R का वैल्यू होता है 1/1। दैट क्यों भाई, तो एप्सिलॉन R 1 होता है, क्यों, फॉर एयर।
एयर के लिए, इसलिए इसको हम हटा देंगे। चलो भाई, तो ये हो गया कि और करके लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम एफ एयर भी कहते हैं, मान लीजिए। लेट देन इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 becomes क्या होता है भाई जी? तो एक मीडियम में, ये देखिए, ये इसका वैल्यू क्या है? एफ एयर। यहां क्या है? इसके जगह पर एफ एयर लगा दो, यहां हो जाएगा एफ एयर डिवाइडेड बाय क्या? 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये भी एक फॉर्मूला बनता है। केयर करने की जरूरत है किसी भी मीडियम के लिए। एप्सिलॉन आर फॉर एयर, एप्सिलॉन आर 1 फॉर वाटर, फॉर मेटल, याद रखिएगा। ये 2-3 हम लिख दिए और सब रहता है, क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। अब सोच लो, अगर एयर यहां रखते हैं तो भाई देखिए, यहां एफ एयर के लिए, यहां एफ एयर बटा में 1, दैट इज दोनों बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि कोई यहां लेकर के रख दिया वाटर, तो वाटर में यहां वाटर लिखेंगे, वाटर में फोर्स कितना हो जाएगा? तो एयर में जितना फोर्स लग रहा है उसका 1/80। अब इसका मतलब कि 80 टाइम्स यह डिक्रीज कर जाएगा एयर में वाटर में रखने पर। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यों ही इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जों के बीच अगर एयर में जितना लग रहा है उसी चार्ज को उतना ही डिस्टेंस पर पानी में ले जाकर डुबा देते हैं, तो वह फोर्स 80 टाइम्स घट जाता है, अर्थात बहुत कमजोर हो जाता है। इसका सीधा एप्लीकेशन आप लोग केमिस्ट्री में भी देखिएगा, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप लोग को डिस्कशन में या चर्चा में बात आएगा कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है, उसको जब पानी में डालते हैं तो घुलनशील हो जाते हैं। क्यों भाई? तो उनके आयंस के बीच में जो कोलम्बियन फोर्स लग रहा है, अर्थात विद्युत बल, वह पानी में ज्यों ही पड़ गया तो 1/80 भाग कमजोर हो गया उसका, उस बल का मान, अर्थात 80 टाइम्स डिक्रीज कर गया। तो अर्थात उसके कंपोनेंट्स को बांधकर जो बल मजबूती से रखा था वह 80 भाग कमजोर हो गया, इसलिए ज्यादा वे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अर्थात घुलनशील हो जाते हैं। ये बात आप पाइएगा अन्य जगहों पर, केमिस्ट्री में मिलेगा आपको। तो इस तरह से मेरे कहने का अर्थ है कि जिस मीडियम का इलेक्ट्रिक फोर्स आप निकालना चाहते हैं, जिस मीडियम में, उसका यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा? वह बल मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं इस फॉर्मूला से कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जैसे जैसे मीडियम का अधिक होते जाता है, तो यहाँ देखो, यहाँ फोर्स का मान कमजोर होते जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? एयर में जो फोर्स लगता है। इस तरह से इस फॉर्मूला को दिमाग में रखें। और एक बात हम कहेंगे कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं। शॉर्ट में एक बात याद रखो, मेरे हिसाब से डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। 2-3 बातें। एक, एफ मीडियम में कितना भाई? तो यहाँ 9 × 10⁻⁹, यहाँ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और टोटल 1/ε r। ये फॉर्मूला यहाँ दिमाग में रखिए। और इस फॉर्मूला से हम लोग को बेनिफिट यही मिलता है। क्या भाई बेनिफिट मिलता है? तो यह पहला पॉइंट बेनिफिट मिलता है कि फोर्स किसी भी मीडियम में डिपेंड करता है इस पर। एक बात, ये फोर्स किसी भी मीडियम में डिपेंड करता है 1/r² पर। ये दूसरी बात,
और जिस मीडियम में फोर्स आप लिए हैं ये डिपेंड करता है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। ऐसे सीधी बात। अब सवाल यह है अगर आप एयर मीडियम लिए हैं तो यहां एयर के लिए 1 भर दो, बस फॉर्मूला आपका इतना केवल बच जाएगा। ये सीधी बात। अगर एयर के बाद दूसरा कोई है तो इसको यहां रखने रहो। यानी ये 3 फैक्टर है जो इस फोर्स को प्रभावित करते हैं। अर्थात चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लिया जाए, ये क्या करेगा भाई, तो इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, बट सेपरेशन क्या करेगा, घटाएगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात मीडियम की परमिटिविटी भी इसको डिक्रीज करता है। यही मीडियम का सबसे एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि डाइलेक्ट्रिक नेचर जो होता है मीडियम का, परमिटिविटी जिसको कहते हैं, वह चार्जों के बीच के बल को प्रभावित कर देता है। इस तरह से मेरे कहने का अर्थ है कि जब चार्जों के बीच के बल का जो मैग्नीट्यूड है उसको प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर, और आज के बाद दिमाग में रख लो, जहां कूलम्ब्स लॉ की बात आती है तो कोई भी स्टैटिक पॉइंट चार्ज 2 ठो है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है भाई, वो 3 बात पर डिपेंड करता है। 1 नंबर उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2। अब तुम खुद समझते हो कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड को घटाते हैं तो प्रोडक्ट भी घटेगा। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आपको इससे संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे, बशर्ते कि इसको आप फिक्स्ड रखिए। दूसरी बात, उन पॉइंट चार्ज के बीच के सेपरेशन, अगर सेपरेशन को बढ़ाते हैं तो ये घटता है फोर्स, सेपरेशन को कम करते हैं तो ये फोर्स बढ़ता है। इस तरह से इसको भी चेंज करने पर ही फोर्स चेंज होगा। ये प्रॉब्लम का एक फील्ड बनता है। दूसरी बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम या इंटरवेनिंग मीडियम ऑफ द पॉइंट चार्जेस, दोनों माध्यमों के बीच का पॉइंट माध्यम जो है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये 3 फैक्टर हैं। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक कूलम्बियन फोर्स के लिए ये 3 बात दिमाग में रखो, Q1 Q2 का समानुपाती, R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये एप्सिलॉन R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ है कि ये सारे मैग्नीट्यूड को प्रभावित करते हैं, किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के। अब इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, केयर किया जाए, वह जो डायरेक्शन होता है वह कैसे प्रभावित होता है। इसके लिए कूलम्ब साहब बोले हैं कि चार्ज पर जो फोर्स लगता है, जो फोर्स जनरेट होता है एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर, तो वह ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग कार्य करता है। तो उस तरह से वहां से हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा, और डायरेक्शन जब डिसाइड कर लेंगे तो उसके लिए हमको कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना होगा, और वेक्टर फॉर्म जब पढ़ेंगे तो इस फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड होगा, और तब जाकर के हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का कंप्लीट स्टडी करेंगे। एक पक्ष मैग्नीट्यूड का हुआ, एक पक्ष डायरेक्शन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके दोनों पहलू पर हम बारी बारी विचार करेंगे, तब जाकर स्पष्टता आएगी, और डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे और उन पर डिपेंडेंट जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको बेहतर ढंग से समझने में हमें आसानी या सहूलियत महसूस होगा, और एक अच्छा बुनियाद स्थापित होगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।